ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति बुशमैन का अध्ययन करेंगे। बुशमैन, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुशमैन के निवास क्षेत्र के संबंध में कि वर्तमान में बुशमैन जनजाति विश्व के कौन से मरुस्थलीय उष्ण उपोष्ण मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं उसके निवास क्षेत्र से। तो बुशमैन जनजाति है, ये वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो प्रसिद्ध मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, वहाँ तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में ये मुख्य रूप से निवास करती है। और यदि हम इस कालाहारी मरुस्थल तथा उपोष्ण घास के मैदानों को निश्चित क्षेत्र में बांटने की बात करें तो बुशमैन विभिन्न समूह में, ये बुशमैन किसी एक समूह में नहीं रहते बल्कि इनके छोटे छोटे अनेक समूह हैं जहां वे निवास करते हैं। तो ये विभिन्न समूह में इसी कालाहारी मरुस्थल में ओकाबांगो नदी एवं गामी झील से लेकर के लिम्पोपो तथा नोसोबो नदियों के बीच में ये लोग भ्रमण करते रहते हैं और ये वर्तमान में उनका मुख्य निवास क्षेत्र है। यदि हम बात करें कि ऐतिहासिक संदर्भों में बात करें कि ये बुशमैन जनजाति प्राचीन काल से इस भाग में, जैसे टेलर महोदय ने जो प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित जो कटिबंध सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया में मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रजाति विश्व में सबसे पहले पृथ्वी पर उसकी उत्पत्ति हुई वह वर्तमान में विश्व के सबसे किनारे वाले भागों में निवास करती है। तो निश्चित रूप से बुशमैन भी वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान बुशमैन जनजाति है, ये पहले बोत्सवाना, बासुतोलैंड, नेटाल और रोडेशिया के इस इलाके में फैली हुई थी। वर्तमान समय में इसकी जो जनसंख्या है ये काफ़ी कम हो गई है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 62,000 के करीब है। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय प्रवासी दक्षिणी अफ्रीका में आए तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल में शिकार करने वाली इस आदिम जनजाति के उन्होंने बुशमैन शब्द का प्रयोग किया था और वर्तमान में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। बुशमैन जहाँ ये रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय ये शिकार है, यानी कि ये इस क्षेत्र के प्रमुख आखेटक है या शिकारी है तथा शिकार करने के साथ साथ में ये इस इलाके में घुमक्कड़ या भ्रमणशील जीवन यापन करते हैं। ये एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते नहीं हैं। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है सान। बुशमैन को सान नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ये देखा कि मुख्य रूप से बुशमैन विश्व के उपोष्ण मरुस्थलीय भाग कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इस मानचित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल के विशेष रूप से किस भाग में निवास करते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना के दक्षिणी भाग में गामी झील के आसपास के इलाकों में मुख्य रूप से ये वहाँ निवास करते हैं जहाँ इन्हें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं और पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। ये मुख्य रूप से इन भागों में
निवास करते हैं। ये जो छायांकित भाग है ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का भाग है और इसी छायांकित भाग में वर्तमान समय में विश्व की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति बुशमैन निवास करती है। अब हम यदि बात करें जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है वहाँ की जलवायु कैसी है, तो ये उपोष्ण जलवायु भाग में निवास करती है। ये जो कालाहारी मरुस्थल है इसकी जो जलवायु है ये मुख्य रूप से उपोष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है और यहाँ जो तापमान में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। विश्व के जितने भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वहाँ के तापमान में बहुत विषमता पाई जाती है। दिन और रात के तापमान के साथ साथ में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में भी इस भाग के तापमान में काफ़ी अंतर मिलता है। इसीलिए कालाहारी मरुस्थल में भी तापमान में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। यहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु है कालाहारी मरुस्थल की, इसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है शीत ऋतु की तुलना में। इस भाग में शीत ऋतु की जो अवधि है वो काफ़ी छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है ये बहुत उच्च रहता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और कभी कभी ये तापमान इससे भी अधिक हो जाता है। हालांकि ग्रीष्म ऋतु में दिन और रात के समय के तापमान में भी काफ़ी अंतर रहता है। रात के समय जब दिन यहाँ बहुत तापमान यहाँ का ज़्यादा होता है, जबकि रात्रिकालीन यहाँ का जो तापमान है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसीलिए यहाँ का जो दैनिक तापांतर है वह भी अधिक है। इसके अलावा शीत ऋतु की हम बात करें तो शीत ऋतु में भी यहाँ का जो तापमान है वह 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। इस तरह से शीतकाल में ये भाग काफ़ी ठंडा हो जाता है, ये मरुस्थलीय भाग। पहले भी मैंने बताया कि दिन और रात के तापमान में अंतर होने के साथ साथ यहाँ के ऋतुओं के तापमान में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसी तरह इस प्रकार यहाँ के दैनिक तापांतर के साथ साथ में वार्षिक तापांतर और ऋतुओं के तापांतर में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। ये जो इस प्रकार से यदि हम इस दूसरा कि ये जो भाग है ये काफ़ी शुष्क है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है, आर्द्रता जो है वह भी काफ़ी कम है इस भाग की। तो यहाँ की जो जलवायु है ये जलवायु मानव अधिवास के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है वो बहुत सीमित है। इसके अलावा यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ऊंचा रहता है, शीतकालीन तापमान भी बहुत कम रहता, अधिक तापमान कम रहता है। इस वजह से इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में मानव अधिवास के लिए ये परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती है। इस भाग में बारिश होती ज़रूर है, लेकिन ये मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में यहाँ बारिश होती है, जबकि शीत ऋतु में यह भाग पूरा शुष्क रहता है। कालाहारी मरुस्थल में यदि हम ग्रीष्मकालीन बरसात की बात करें तो यहाँ इस मरुस्थल के उत्तरी भाग में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह दक्षिणी भाग की तुलना में अधिक है। उत्तरी भाग की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, जबकि जब हम इसके दक्षिण पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे बारिश की जो मात्रा है वह कम होती जाती है और ये दक्षिण और पश्चिम में ये बरसात की मात्रा घटकर के 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रह जाती है। जब ग्रीष्म काल में यहाँ बारिश होती है तो इसके कारण यहाँ के मरुस्थलीय भूभाग में छोटे छोटे जो वृक्ष, झाड़ियाँ, घास इत्यादि उग जाती है, जिससे यहाँ जितने भी जंगली जानवर जो पाए जाते हैं उनके लिए घास उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ जो एक विशेष प्रकार की घास उगती है उस घास को बुशमैन घास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ निवास करने वाली आदिम जनजाति के नाम के आधार पर इस घास का नाम पड़ा है। अब यदि हम बात करें शारीरिक लक्षण
क्योंकि विश्व में जितनी भी मानव प्रजातियां हैं उनके शारीरिक लक्षणों में भिन्नता है और प्रत्येक जो मानव जनजाति है ये मानव जाति किसी न किसी मानव प्रजाति से जुड़ी हुई है और उसी के अनुरूप इनमें शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। तो बुशमैन भी प्राचीन निग्रिटो और निग्रो प्रजाति है उसका मिश्रित रूप है। यानी कि हम यदि बुशमैन के शारीरिक लक्षणों को देखें तो वे दोनों जो इनमें जितने भी शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं ये लक्षण प्राचीन मानव प्रजाति निग्रिटो और निग्रो प्रजाति का मिश्रित रूप है। जहाँ तक हम यदि देखते हैं तो इसके शारीरिक लक्षण है ये इनके शारीरिक लक्षण इन दोनों मानव प्रजातियों के मिला जुला रूप है। यानी कि निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण हैं वे शारीरिक लक्षणों का मिला जुला रूप हम इस बुशमैन जनजाति में देख सकते हैं। इनका जो शारीरिक कद है वह अपेक्षाकृत न तो बहुत छोटा है और न बहुत बड़ा है। इनका जो कद है वह 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच का है जिसे हम बोना कद कह सकते हैं। इनके बाल घुंघराले हैं। इसके अलावा निग्रिटो प्रजाति की तरह इनमें होंठ मोटे नहीं होते और इनका चेहरा आगे की ओर उभरा हुआ नहीं होता है, ये एक खासियत है इनकी। और इनके जो पेट का आकार है बुशमैन जनजाति का, इनके पेट का आकार है ये अपेक्षाकृत बहुत अधिक बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये मुख्य रूप से इनके शारीरिक लक्षण हैं और इन लक्षणों के आधार पर इस बुशमैन जनजाति की पहचान की जाती है। अब यदि बात करें इसके व्यवसाय की तो बुशमैन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भाग में निवास करते हैं और यहाँ जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता बहुत कम है। इस कारण से इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये शिकार करना या आखेट है और ये शिकार करने में बहुत कुशल जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में जितने भी जीव जंतु इन्हें मिलते हैं उन जीव जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं और इन्हीं शिकार के आधार पर उनका जीवन चलता है। यानी इनके भोजन का आधार शिकार ही है। बुशमैन अमूमन जब शिकार करते हैं तो ये 20 या इससे छोटे समूह में शामिल होकर के ये सामूहिक रूप से शिकार करते हैं। इसके अलावा जब ये शिकार करते हैं तो शिकार करने के दौरान ये विभिन्न जीव जंतुओं की आवाज़ निकालते हैं। यानी कि जितने वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं की आवाज़ की नकल करने में ये जनजाति बहुत ही प्रवीण है और इस आवाज़ को नकल करके ये जंगली जीवों का शिकार करते हैं। तथा इसके अलावा ये वहाँ पाए जाने वाले जो हिंसक जानवर है उन हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करते हैं। जहाँ तक जब ये सामूहिक रूप में शिकार करते हैं तो जो शिकार से प्राप्त मांस है ये इन मांस का ये आपस में बंटवारा करके खाते हैं। जहाँ शिकार की बात आती है तो पुरुष मुख्य रूप से शिकार करते हैं जबकि बुशमैन की जितनी महिला हैं बुशमैन जनजाति की महिलाएं हैं वे मुख्य रूप से वहाँ उपलब्ध जो वन्य पदार्थ है उन वन्य पदार्थों को एकत्रित करती है। मांस के बाद में उन्हें जितने भी वन्य पदार्थ मिलते हैं वो वन्य पदार्थ भी एकत्रित करते हैं और वो उनके भोजन में शामिल हैं। अब यदि हम बात करें भोजन की तो जैसे हमने व्यवसाय का कहा तो इनका मुख्य व्यवसाय आखेटक या शिकार करना है और इसके बाद में ये वहाँ की जंगली जितने भी वनस्पति है उन वनस्पतियों से वस्तुओं को भी एकत्रित करते हैं। तो बुशमैन है ये सर्वाहारी वर्ग में शामिल है। यानी कि ये वहाँ उपलब्ध होने वाले मांस को भी खा लेते हैं। इसके अलावा वे जितने वन्य उत्पाद हैं उनको भी खाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कीड़े मकोड़े दीमक मक्खी जितने भी वहाँ पर जो जीव जंतु उपलब्ध होते हैं
ये अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें खा लेते हैं और उनको अपना भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये सर्वाहारी प्रजाति है। वहाँ उपलब्ध हर प्रकार के जो उनको उपलब्ध होता है खाद्य पदार्थ वो ये खाते हैं। जहाँ तक इनके मुख्य भोज्य पदार्थ की बात है तो इनका मुख्य भोजन है वह है पशुओं के शिकार से प्राप्त मांस और वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो जलाशय वहाँ से जो मछलियाँ पकड़ते हुए इनके भोजन का मुख्य आहार है। इसके अलावा ये कंद मूल फल फूल और शहद भी खाते हैं। ये जनजाति की एक खासियत ये है कि ये इन भोजन सामग्री का संग्रहण नहीं करते। एक तो क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ जो मांस और जो कंद मूल फल फूल है इनको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए ये इन खाद्य पदार्थों का संग्रहण नहीं करते हैं। इस कारण जब कभी इन्हें शिकार नहीं मिलता या सूखे की स्थिति के कारण वन्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। जब ये भूखे की स्थिति का सामना करते हैं तो बुशमैन है वहाँ उपलब्ध कीड़े मकोड़े अंडे जू दीमक सभी कुछ खा जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार की दीमक को बड़ी चाव से खाते हैं और उस दीमक का नाम है बुशमैन राइस। इस बुशमैन राइस नामक दीमक को ये लोग खाते हैं। इसके अलावा इन्हें वहाँ जंगली पदार्थों में एक जंगली तरबूज है जिन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में या बोली में सामा कहते हैं। ये भी इनके भोजन में भी शामिल है और इसके अलावा इन तरबूज या सामा से जो जल प्राप्त होता है ये उनके पेय पदार्थ में भी शामिल है। इस प्रकार बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में जो भी वन्य पदार्थ और जीव जंतु उपलब्ध होते हैं वो सभी इनके भोजन में शामिल हैं। आवश्यकता के अनुसार ये वहाँ उपलब्ध तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन जीव जंतुओं का भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो ये जिस मरुस्थलीय भाग में निवास करते हैं कालाहारी मरुस्थल वहाँ का तापमान उच्च रहता है ग्रीष्म काल में, जबकि शीत काल में वहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है। इसलिए इनके जो वस्त्र है ये उष्ण उपोष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के कारण यहाँ की ये जनजाति है ये बहुत कम वस्त्र धारण करती है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस भाग में ग्रीष्म ऋतु की अवधि बहुत लंबी होती है जबकि शीत ऋतु की अवधि बहुत अल्पकालिक होती है, लंबी नहीं होती है। इस वजह से यहाँ उच्च तापमान के कारण यहाँ ये निवास करने वाली मानव जनजाति बहुत कम वस्त्र धारण करती है। जहाँ ये वस्त्र धारण करते हैं तो इनके वस्त्र मुख्य रूप से चमड़े से निर्मित होते हैं। जब ये जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और उनसे जो चमड़ा हासिल करते हैं उन्हीं से वे अपना वस्त्र बनाते हैं। पुरुष चमड़े से निर्मित एक तिकोने प्रकार की लंगोट धारण करते हैं और स्त्रियां भी चमड़े से निर्मित वस्त्र धारण करती है जो कमर से पैर तक लटका रहता है। इसके अलावा स्त्रियां शरीर के ऊपरी भाग में भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसे हम क्लोक या कहते क्रॉस के नाम से जानते हैं। ये एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जो कंधे से कमर तक पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा यहाँ के पुरुष है और महिलाएं चमड़े के जूते भी पहनते हैं और पुरुष टोपियाँ भी पहनते हैं। यहाँ की पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप और दूसरा यहाँ जल की उपलब्धता कम होने के कारण ये बुशमैन जनजाति स्नान नहीं करती है, बहुत कम स्नान करती है तथा ये अपने आप को धूप और मच्छरों से बचाने हेतु शरीर पर चर्बी युक्त लाल या सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करते हैं ताकि वे वहाँ की जो प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं हैं उनसे अपने शरीर को बचा सकें। अब यदि हम बात करें बुशमैन के आवास क्षेत्र की
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुशमैन आखेटक है, और आखेटक के साथ साथ में ये भ्रमणशील जनजाति, यानी कि इनका ये किसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, बल्कि ये बहुत अल्पकालिक अंतराल के साथ घूमते हुए रहते हैं। इसलिए इनके आवास है वो स्थायी नहीं होते, बल्कि आवश्यकता के अनुसार इनके अस्थायी आवास होते हैं जहाँ वे निवास करते हैं, और इनके आवास प्रकृति प्रदत्त आवास है मुख्य रूप से। और जब इनके आवास स्थायी नहीं होते हैं, ये निरंतर रूप से भ्रमणशील रहते हैं, तो इनके पास में अपनी कोई स्थायी संपत्ति भी नहीं होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी बहुत कम है, इसलिए इनके पास में संपत्ति बहुत कम होती है। ये लोग अपने आप को धूप और शीत से बचाने हेतु शीतकालीन और ग्रीष्मावकाश में अपने आप को बचाने हेतु गुफाओं और विशेष रूप से कंदराओं में आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा ये लोग भूमिगत जितने खड्डे बने हुए होते हैं, उन खड्डों के ऊपर में घास डाल करके भी ये लोग वहाँ अपना अस्थायी निवास बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग सरकंडे और घास से अर्धवर्ताकार प्रकार की एक विशेष झोंपड़ी भी बनाते हैं, और इस झोंपड़ी का जो द्वार है ये वहाँ के जंगली पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत छोटा रखा जाता है, ताकि कोई जंगली जानवर है जो हिंसक जानवर है, बड़े आकार का है, वह आसानी से उन पर आक्रमण न कर सकें। ये अस्थायी निवास बनाते हैं, और जहाँ ये अस्थायी निवास बनाते हैं वहाँ एक समूह में इनके 8 से लेकर के 10 झोंपड़ी होती है। ये बुशमैन जनजाति की आवास है, और इस आवास के आधार पर आप ये आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इनके आवास पर बिल्कुल ही वहाँ की भौतिक पर्यावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित किया हुआ लगता है। वहाँ के भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही ये अपना आवास बनाते हैं और जीवन यापन करते हैं। अब हम यदि बात करें औजार की, कि वे शिकार करने के लिए, अपने भोजन को खाने के लिए किस प्रकार के, या अपने भोज्य सामग्री को रखने के लिए, पानी को रखने के लिए किस तरह के औजारों का या उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो बुशमैन शिकार करने के लिए लकड़ी से निर्मित धनुष और बाण, फेंक कर चलाई जाने वाली छड़ियाँ, भूमि खोदने के लिए नुकीली लकड़ियाँ, भाला, अग्निदंड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये जो अग्निदंड है इसका प्रयोग मुख्य रूप से ये दो होती है लकड़ियाँ, और इनको रगड़ करके, आपस में रगड़ करके ये आग उत्पन्न करते हैं, और इन आग उत्पन्न करने वाली लकड़ियों को अग्निदंड कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग वहाँ पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, उन अंडों की खोल को 2 बराबर भागों में बांट करके प्याले का निर्माण करते हैं, और इस प्याले में यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे के प्याले में ये लोग जल को भरते हैं, जल को लाते भी हैं, और इसके अलावा ये अपनी भोजन सामग्री को इसमें एकत्रित भी करते हैं। इसके अलावा ये लोग पत्थर और हड्डी से निर्मित एक विशेष प्रकार के चाकुओं का भी ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये छिद्र युक्त एक लंबी नली द्वारा झील या नदी की तली से 20 से 60 सेंटीमीटर नीचे से जल को सोखते हैं। ये उनको जब वहाँ जलीय स्रोत है, धरातल पर जो जलीय स्रोत है ये समाप्त हो जाते हैं, तो ये भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए ये एक विशेष प्रकार का उपकरण है, एक लंबी नली है, छिद्र युक्त नली, और इस नली को ये 20 से 60 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर गाड़ करके सोख करके जल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनका जो जीवन है वो आदिवासी है, परंपरागत प्रकार का है, इसलिए ये अपने भोजन को पकाते नहीं हैं, कच्चा ही खाते हैं, और जब कभी ये अपने भोजन को पकाते भी हैं तो ये खुली आग में ही, विशेष प्रकार के बर्तन में नहीं बल्कि खुली आग में ही इसे पका करके खाते हैं। इसलिए
इस आदिम जनजाति को विशेष प्रकार के भोजन खाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए विशेष प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बुशमैन के सामाजिक संगठन की बात करें तो इनका सामाजिक संगठन है वो बहुत ही आदिम प्रकार का है। यहाँ जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ उस मरुस्थलीय भाग में संसाधनों की बहुत कमी होने के साथ साथ वहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये कालाहारी मरुस्थल में इन बुशमैन जनजाति की जो जनसंख्या है वह बहुत कम है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी जो आबादी है वह लगभग अनुमानत ऐसा माना जाता है कि इनकी 62,000 के करीब इनकी आबादी है और ये आदिम जीवन शैली में जीवन यापन करते हैं। ये सामाजिक रूप से इतने संगठित भी नहीं हैं। ये सामाजिक रूप से बहुत अलग अलग दलों में या समूहों में बंटे हुए होते हैं और इनके प्रत्येक दल में 20 से लेकर के 100 लोग शामिल होते हैं और ये लोग इस समूह में भ्रमणशील जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक समूह का अपना एक निश्चित अधिकार क्षेत्र होता है और इसी अधिकार क्षेत्र में भी पशुओं का शिकार भी करते हैं और वन्य पदार्थों को एकत्रित भी करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक परिवार जब अपने निवास के लिए अस्थायी झोंपड़ियाँ बनाते हैं तो प्रत्येक परिवार के लिए अपनी एक पृथक पृथक झोंपड़ी होती हैं और इन झोंपड़ियों का निर्माण मुख्य रूप से महिलाएं करती है। महिलाएं झोंपड़ियों का निर्माण भी करते हैं और इसके अलावा ये महिलाएं वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण का काम भी करते हैं और यहाँ के पुरुष मुख्य रूप से शिकार का काम करते हैं। प्रत्येक दल का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वह सदस्य ही उनके अस्थायी आवास के स्थल का चयन करता है कि वे किस स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये अलग अलग समूह में रहते हैं और उनका अपना एक निश्चित अधिकार क्षेत्र होता है जहाँ ये शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभार ये लोग शिकार करते हुए एक दूसरे की सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हैं। इसलिए इन जनजाति समूहों में आपसी संघर्ष भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं और जब ये आपस में लड़ते हैं तो इनकी शत्रुता भी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच में अधिकार क्षेत्र को जब ये लांघते हैं तो अमूमन लड़ाइयाँ ही होती है। ये कभी कभार एक दल दूसरे दल से मिल कर के भी सामूहिक रूप से शिकार करते हैं और जो शिकार से मांस प्राप्त होते हैं वे आपस में बांट करके खाते हैं। तो इनके सामाजिक संगठन इतना मजबूत नहीं है क्योंकि आदिम जनजातियों का सामाजिक संगठन है वो बहुत छोटे छोटे दलों में बंटा हुआ होता है और ये भी बुशमैन के सामाजिक संगठन की भी विशेषता है। इतने अध्ययन के बाद में, इस टॉपिक के अध्ययन के बाद में मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि ये मरुस्थलीय वातावरण में निवास करते हैं और वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक और जलीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वहाँ की वातावरणीय दशाओं के साथ में उन्होंने अपना अनुकूलन भी स्थापित कर लिया। यानी कि उनकी जो जीवन शैली है वो वहाँ की वातावरणीय दशाओं से बिल्कुल ही प्रभावित है। उनके जीवन शैली पर जलवायु का प्रभाव, वहाँ की भौतिक दशाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है और ये जनजाति है ये वहाँ उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, कालाहारी मरुस्थल में जो भी प्राकृतिक संसाधन इन्हें उपलब्ध होते हैं उन्हीं का ये इस्तेमाल करते हैं और उन संसाधनों की सीमित होने के कारण ये लोग, इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये आखेट है, शिकार करते हैं और इसके अलावा ये वहाँ जंगली वस्तुओं का एकत्रित भी करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इन लोगों ने वहाँ की उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ में अपना अनुकूलन स्थापित किया है तो ग्रीष्मकाल और शीतकाल से ये लोग बचने के लिए अपने शरीर पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अपने शरीर पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी का है वो लेप कर लेते हैं ताकि ये लोग अपने शरीर को गर्मी और शीत ऋतु से बचा सकें। इसके अलावा ये लोग छोटी छोटी गुफाओं में रहते हैं, झोपड़ियों का भी निर्माण करते हैं
और इनके जो औजार है वह बहुत ही साधारण प्रकार के होते हैं। लकड़ियों, वहाँ से उपलब्ध पत्थरों और हड्डियों से निर्मित होते हैं। और क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वह शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबी होती है, इसलिए इनके वस्त्र भी बहुत कम, ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, जो उनके वस्त्रों पर निश्चित रूप से पर्यावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है। उच्च तापमान के कारण ये अधिक वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। आधुनिक समाज से जहाँ तक संपर्क की बात है तो विश्व में जितनी भी आदिम जनजातियाँ हैं वे हालांकि आदिम जीवन यापन कर रही है, लेकिन वर्तमान समय में उनका हालांकि बहुत छोटे स्तर पर भी मान सकते हैं, लेकिन उनका सभ्य समाज से संपर्क हुआ है और उनके संपर्क में आने के कारण उनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो बुशमैन भी वर्तमान में जो उनके चारों ओर जो आधुनिक समाज है या यूरोपियन समाज के संपर्क में आने के कारण उनके जीवन शैली में कुछ बदलाव आया है। ये लोग शिकार को छोड़ करके कृषि कार्य भी करने लग गए हैं और इसके अलावा ये लोग अपने जो आसपास का जो निकटवर्ती समाज है उनसे वस्तुओं का आदान प्रदान कर ये व्यापार भी करने लगे हैं। इस प्रकार कृषि कार्य करने तथा व्यापार के द्वारा वस्तुओं के आदान प्रदान करने के कारण इनके भोजन सामग्री में भी बदलाव आने शुरू हुए हैं। तो निश्चित रूप से बुशमैन आदिम जनजाति का वर्तमान के सभ्य समाज से संपर्क होने के कारण उनके जीवन शैली, उनके सामाजिक संगठन में कुछ बदलाव आने जरूर शुरू हुए हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने विश्व के उपोष्ण मरुस्थलीय भाग कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक प्रमुख आदिम जनजाति बुशमैन की जीवन शैली, उनके आवास, उनके वस्त्र और वहाँ जहाँ ये रहती है वहाँ की जलवायु संबंधी दशाएं, उनके शारीरिक लक्षण और वहाँ के जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं उनके जीवन शैली पर उसका प्रभाव और आधुनिक सभ्य समाज के साथ में उनके संपर्क का हमने अध्ययन किया। इस अध्ययन के बाद आप बुशमैन जनजाति के संबंध में आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।